हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कल्पना प्रजापति और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड यानी कि एजुकेशन का न्यू टॉपिक करिकुलम स्टार्ट करेंगे। तो ये जो सीरीज़ है हमारी वीडियोस की, इसमें आपको टीएन कॉलेज ऑफ कंपटीशन के क्लास नोट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो अब ये है कि करिकुलम क्या होता है, हम इसके बारे में एक शॉर्ट में हम पहले प्रीवियस वीडियोस में भी पढ़ चुके हैं। तो करिकुलम जो है, जितने भी लर्निंग एक्सपीरियंसेस जो स्कूल ऑर्गेनाइज करता है विद इन द स्कूल बाउंड्री एंड आउटसाइड एज वेल, कि चाहे वो स्कूल के एरिया के अंदर हो, स्कूल बाउंड्रीज़ के अंदर हो या स्कूल के बाहर हो, चाहे वो स्कूल लेकिन वो उसका एक्सपीरियंस कराने का आपको रीज़न किसने दिया है? वो स्कूल ने दिया है। मान लो कि आपको कोई होमवर्क दिया है तो वो आप घर जाके करोगे, कोई एजुकेशनल टूर पे लेके जा रहे हैं तो वो स्कूल में नहीं है, वो आउटसाइड द स्कूल है, लेकिन एक्सपीरियंस किसकी वजह से मिल रहा है? ऑर्गेनाइजेशन कौन कर रहा है? वो स्कूल ने किया है। कहीं आपको पार्क में लेके जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आपको कहीं बाहर कहते हैं कोई रैली में लेके जा रहे हैं, कोई कॉम्पिटिशन्स है तो, लेकिन ये मेन चीज़ है करिकुलम का पार्ट हम उसे जब मानेंगे जब उसका ऑर्गेनाइजेशन स्कूल कराएगा। तो विद इन द स्कूल बाउंड्री और आउटसाइड, लेकिन किसने करवाया ऑर्गेनाइजेशन? स्कूल ने। अब जो करिकुलम का जो एनसीईआरटी ने बनाया है वो अभी तक 1975, 1988, 2000 और 2005 में क्या हुआ है, एनसीईआरटी ने 4 बार उसकी फॉर्मेशन की। अब आप बोलोगे कि जो अब की बार करिकुलम है हम क्या कहते हैं जो हमारा बना है उसका क्या करेंगे? तो अभी वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जब वो पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाएगा तब हम उसको ऐड करेंगे। अदरवाइज़ हम अभी तक 4 को ही मानेंगे, क्योंकि वो वाला जो न्यू वाला है वो अभी पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अब फैक्टर्स ऑफ करिकुलम, करिकुलम के फैक्टर कौन कौन से हैं? एलिमेंट्स, फैक्टर्स कह लो, एलिमेंट्स कह लो, क्या क्या चीज़ें हैं जो करिकुलम में आती हैं। तो जैसा हमने लास्ट में भी पढ़ा था कि एक होता है हमारा सिलेबस, फिर सिलेबस होता है और फिर एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती है, हमारे टीचर के मेथड आएंगे, इंस्ट्रक्शंस आएंगी। तो अब एक एक करके देखते हैं। तो पहला फैक्टर, पहला एलिमेंट, टोटल 5 एलिमेंट होते हैं। पहला एलिमेंट है हमारा सिलेबस। सिलेबस जिसको हम विषय वस्तु, पाठ्यक्रम, कंटेंट कहते हैं, या शैक्षिक पक्ष। शैक्षिक पक्ष मतलब स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट होता है। आप ये रखिए कि जैसे किसी भी बच्चे की पर्सनैलिटी में, किसी इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी में पूछ लिया कौन कौन से एस्पेक्ट होंगे, किस किस में चेंज आपको लाना है, उसके स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट में आएगा इससे चेंज, और उसके को स्कोलिस्टिक से आएगा। स्कोलिस्टिक मतलब शैक्षिक पक्ष और को स्कोलिस्टिक मतलब अशैक्षिक पक्ष। तो स्कोलिस्टिक में हमारा पूरा कंटेंट और सिलेबस आ जाता है। हमारी जो बुक्स होती है ना, जो बैग आप लेके जा रहे हो, बुक्स हैं सारी तरह की, वो सारी स्कोलिस्टिक होंगी। लेकिन अभी कई बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है कि जैसे कोई है, जैसे जो प्राइवेट स्कूल वाले ना, वो सिंगिंग की बुक लगवाते हैं, डांसिंग की, इन सब की भी बुक्स भी होती है प्राइवेट स्कूल्स में, लेकिन गवर्नमेंट में इनकी बुक्स नहीं होती। गवर्नमेंट में इनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराया जाता है, तो बच्चों को कन्फ्यूज़न रहती है। तो क्योंकि जो सिंगिंग सीखने की चीज़ है तो उनको रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराया जाता, ऐसी कोई बुक्स नहीं होती। जो मेन बुक्स, जो कोर सब्जेक्ट्स हैं हमारे, कहते हैं हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथमेटिक्स, जो भी उन सब चीज़ से रिलेटेड है वो सिलेबस में आएंगी। जो बच्चे का पूरा बैग ही समझ लीजिए। तो जो है इसके अंदर, इसकी इंस्ट्रक्शंस कौन है? टीचर देगा बच्चे को करने के लिए। पूरा सिलेबस जो है, विषय वस्तु तैयार की गई होगी और उस विषय वस्तु को टीचर क्या करता है, पूरे लर्निंग एक्सपीरियंस बच्चों को करवाएगा। ठीक है। अब है को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिसे हम को स्कोलिस्टिक एक्टिविटीज़ या अशैक्षिक पक्ष भी कहते हैं व्यक्तित्व का। उसमें आ जाता है हमारा जैसे योगा, जितनी भी बाकी चीज़ें ना, एक्स्ट्रा चीज़ें, योगा है, प्ले है, एनसीसी है, ट्री प्लांटेशन, स्काउटिंग कराना, टूर पे लेके जाना, डांसिंग है, कि चलो क्लीनिंग द स्कूल है, डेकोरेट करो स्कूल को, फंक्शंस ऑर्गेनाइजेशन करना, पार्टिसिपेशन करना, कॉम्पिटिशन्स में जाना, हर चीज़ ये सारी को स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट में आएगी। आप बस ये मान लो कि स्कोलिस्टिक में बच्चों को कन्फ्यूजन होती है। स्कोलिस्टिक में क्या आता है, सिलेबस की जो ये बुक्स वाली ये सारी जब चीज़ें होती हैं, जो मेन सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे इसमें आएंगे, बाकी को स्कोलिस्टिक में आएगा। अब आ जाता है हमारा
कि जो एजुकेशन का एम है ना, वो है बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट करना है। कि ये नहीं कि सिर्फ आप उसको फिज़िकल पे जोर दे रहे हो या उसके कॉग्निटिव पे जोर दे रहे हो और बाकी के पक्ष रह गए। आपको हर पक्ष का उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। चाइल्ड की पर्सनैलिटी के दो एस्पेक्ट होते हैं, स्कोलिस्टिक और कोस्कोलिस्टिक। तो डेवलपमेंट बच्चे का जब पूरा होगा जब दोनों चीज़ों का एस्पेक्ट होगा। आप ये देखो ना कि अगर उसको स्कोलिस्टिक एस्पेक्ट उसका पूरा होगा तो उसकी सारी मेंटल डेवलपमेंट, कोग्निटिव डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें पूरी होंगी उसकी। और जो कोस्कोलिस्टिक होगा, इससे उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी हो रहा है, ये वो गेम खेलेगा तो फिजिकल डेवलपमेंट होगा उसके, जितने भी क्या कहते हैं और अब बाकी अच्छी चीज़ें, उसकी पेंटिंग है, ये है, सब कुछ बाहर निकल के आएगा ना। तो ऑल राउंड डेवलपमेंट इन दोनों को मिला के बच्चे का हो जाएगा। अब है डेवलपमेंट, अब है दिस इज़ हैज़ कहते हैं यहाँ पे ना, यही है कि इसके अंदर सिलेबस और को करिकुलर एक्टिविटीज़ ये अब डिटेल में हम पढ़ ही चुके हैं। अब यहाँ पे आ जाती है तीसरी चीज़, क्या होगी, तीसरी चीज़ जो है इसके अंदर आ जाती है टीचिंग मेथड की। अलग अलग मेथड्स हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो अब टीचिंग मेथड कौन कौन से, जैसे मान लो कि टीचर कौन से मेथड्स का यूज़ कर रही है। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड यूज़ करने के लिए कहा जाता है छोटी क्लासेस में, तो बहुत ज़्यादा प्राइमरी क्लासेस, एलिमेंट्री क्लासेस में, कि आप प्ले वेव मेथड का यूज़ करो, आप इंडक्टिव, डिडक्टिव, एनालिटिकल, सिंथेसिस, बहुत सारे मेथड्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। अब फिर फोर्थ आता है ऑडियो विजुअल एड्स आ गई, या जिसमें टीचिंग लर्निंग मटेरियल है, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी है, कि आप कितना इसका यूज़ कर रहे हो, कि खाली ऐसे बोल के नहीं, एक्टिविटीज़ में जो आप TLM बनाओगे, इंस्ट्रक्शंस कैसे दोगे, कितना आप क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हो, कंप्यूटर का, टैब का, इन सब का, प्रोजेक्टर का, इन सब का कितना यूज़ कर रहे हो। तो ये सब इसमें आएगा। और लास्ट आ जाता है कि आपने असेसमेंट और इवैल्यूएशन बच्चे का करना है। असेसमेंट तो साथ के साथ बच्चे का होता रहता है, जो भी आप टॉपिक पढ़ा रहे हो हर टाइम बच्चे का असेसमेंट आप कर रहे हो, चाहे बच्चा वहाँ पे हो, आप दूर से देख रहे हो बच्चे को, कैसे थे गेम्स में देख रहे हो, किसी भी चीज़ में देख रहे हो, आप बच्चे का असेसमेंट साथ साथ होता है। और इवैल्यूएशन क्या होता है, इवैल्यूएशन में एक तरह से मार्किंग करना आ जाता है, कि जो जैसे कि आपके ये ऐसे होता है जो आपके है क्या कहते हैं कि वो मिड टर्म जो एग्जामिनेशन होते हैं वो इवैल्यूएशन होता है, और जो क्लास में टेस्ट ले रहे हो वो असेसमेंट है, साथ के साथ जो क्वेश्चंस पूछ रहे हो वो असेसमेंट है। तो ये क्या है, असेसमेंट और इवैल्यूएशन, इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो ये 5 चीज़ क्लियर हो गई। एक तो आपका आता है स्कोलिस्टिक, कोस्कोलिस्टिक, टीचिंग मेथड, ऑडियो विजुअल एड, इंस्ट्रक्शनल टेक्नोलॉजी और असेसमेंट और इवैल्यूएशन। अब एक करिकुलम की फॉर्मेशन कैसे की जाती है। करिकुलम में सबसे पहले नीड एनालिसिस की जाती है, डिटरमाइन की जाती है कि हमारी क्या नीड है, बच्चे की क्या नीड है, हमारी सोसाइटी की क्या नीड है, कंट्री की क्या नीड है, ठीक है, देश की क्या, और उसकी हमारे पूरे वर्ल्ड की नीड भी हम ले लेंगे। ये सारी नीडों का एक एनालिसिस होता है। जैसे आप ये देख रहे हो ना कि अब हमारा न्यू करिकुलम लाने की पूरा क्या बात कर रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट होते ही आपका आ जाएगा, तो वो भी क्या है, वो भी अब हमारी नीड के अकॉर्डिंग ही एनालिसिस हो रहा है। तो हमेशा क्या होगा, नीड का एनालिसिस होगा। नीड एनालिसिस करने के बाद हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि एजुकेशन का क्या ऑब्जेक्टिव है। कि अब मान लो हमारी नीड है कि अभी आपने कोरोना वायरस से सीखा कि अब हमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स की नीड है, हमें क्या कहते हैं अपना इस पे काम करने की नीड है, अपना हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इन सब चीज़ों पे काम करने की नीड है, हमें सोशल वर्क करने की नीड है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, ये हमारी सोसाइटी की नीड है, अब हम इसको एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे। और एजुकेशन का ऑब्जेक्टिव बनाएंगे कि अब हमें बच्चे में सोशल डेवलपमेंट कैसे करना है, उसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड और अच्छे से लाना है कि वो ये सब चीज़ें कर सके। मतलब हर चीज़ ये जो आ जाएगी ऑब्जेक्टिव एजुकेशन के, उसके अकॉर्डिंग सेट किए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वो आपने सेट कर लिए, उसके बाद आप क्या करोगे, लर्निंग एक्सपीरियंसेस कराना है आपको। वो कैसे होगा कि आप कौन से सब्जेक्ट में
को क्या कहते हैं उस चीज़ को इंक्लूड करोगे, उस चैप्टर को कौन कौन से एक्सपीरियंस होंगे, क्या क्या मेथड यूज़ किए जाएंगे, हर चीज़ जो है उसमें आएगी। लर्निंग एक्सपीरियंसेस सारे आएंगे कि कैसे आपने ऑब्जेक्टिव बना लिया कि बच्चे में मोरल वैल्यू लेके आनी है, तो अब मोरल वैल्यू कैसे लाओगे, कैसे एक्सपीरियंस कराओगे कि आपने डाल दिया, एक एक्टिविटी डाल दी कि बच्चे को यहाँ पे ऐसी जगह पे लेके जाएंगे कि एक एजुकेशनल टूर कराएंगे इससे रिलेटेड, और वहाँ पे उनसे ये काम करेंगे, मोरालिटी की बात करेंगे, सोशलिटी की रियल लाइफ एक्सपीरियंस कराएंगे, तो ये सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और एंड में क्या करेंगे, फिर हम इवैल्यूएशन करेंगे करिकुलम का। जो अभी क्या हुआ है, अभी इवैल्यूएशन ही तो हुआ है, क्योंकि हमें पता है कि जैसे जैसे टाइम चेंज होता है हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती है टाइम के अकॉर्डिंग। तो अब क्या है, जैसे अब यहाँ अब दोबारा से हमें आवश्यकता पड़ी थी कि हमारा करिकुलम चेंज हो, तो चेंज हुआ, अब चेंज होगा, तो अब फिर कुछ साल बाद फिर नई नीड आएगी, फिर नया ऑब्जेक्टिव बनेगा, नए लर्निंग एक्सपीरियंस बनाएंगे, फिर इवैल्यूएशन होगा, फिर नया होगा। तो ये एक, क्योंकि जो हमारा टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, तो ये सब चेंज होता रहता है। अब है हमारे बेसिस क्या हैं करिकुलम के, कौन कौन से बेसिस को हमें लेना है। तो कि करिकुलम बनाने के लिए, तो करिकुलम के लिए आप जैसे पहले आप ले सकते हो साइकोलॉजिकल, कि जो करिकुलम सेट किया जाता है ना वो ऐसे ही नहीं किया जाता, उसमें हर एस्पेक्ट उसके अंदर डाला जाता है। अब साइकोलॉजिकल बेसिस में लोगे आप कि जैसे कि बच्चे का, कि हम ऐसा करिकुलम सेट करें जिसमें बच्चे की एज का ध्यान रखें, इंटरेस्ट का रखें, बच्चे की कैपेबिलिटी कितनी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, ये सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होता है। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट हम उसे देख रहे हैं, बड़े अच्छे से साइकोलॉजिस्ट जो है इसको डिटेल में देखेंगे। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा 5th क्लास में है और हम उसे 10th क्लास की चीज़ें उसमें दे रहे हैं तो कैसे कर पाएगा, उस पर तो बर्डन हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देखी जाती है। अब है साइंटिफिक बेसिस, साइंटिफिक बेसिस भी लेना है कि हमें बच्चे को क्या बनाना है, कि हर कक्षा में साइंस की चीज़ें डालना बच्चे की एज के अकॉर्डिंग, कि उसमें क्यूरियोसिटी है, साइंटिफिक एटीट्यूड, टेम्पर, साइंटिफिक, ये सब डालना है। तो हम क्या क्या चीज़ें उसमें नहीं डालें, कितनी अमाउंट में डालें। हिस्टोरिकल बेसिस से हमें अपना करिकुलम जोड़ना है कि जो हमारे इतिहास है, बच्चे को वो इतिहास पता होना चाहिए कि जो लोगों ने कितना महान पुरुषों का क्या योगदान था, कैसे हमें आज़ादी मिली, या हमारा जो भी हमारे अभी तक चेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि इतिहास का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जिससे कि हम अपने अंदर उन महान लोगों के लिए रिस्पेक्ट लेके आएँ, और वैसे भी हमें चेंजेस पता लगे कि हमारी सोसाइटी में पूरे क्या चेंज आ रहे हैं। कल्चरल बेसिस भी होना चाहिए, हमें अपने देश के कल्चर को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, टीचर की होती है। टीचर और स्कूल सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल है हमें हमारे कल्चर को बढ़ाने के लिए। तो अब इसलिए हमें ऐसी चीज़ें डालना उसके अंदर कि बच्चा सीखे, अपने सोशल उसका क्या हो, क्या कहते हैं, कल्चर, उसको अपने देश के कल्चर की पता चले। ऐसे हम कार्यक्रम कराएं जिसमें उसको कल्चरल कार्यक्रम होते हैं ना स्कूलों में, तो वो सब करवाना, उनका ऑर्गेनाइजेशन करना, जैसे इंडिपेंडेंस डे करवा रहे हैं, कुछ करवा रहे हैं, कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है उसमें। तो ये अपने देश का कल्चर आगे बढ़ाना। फिर आ जाता है हमारा सोशियोलॉजिकल बेसिस। सोशियोलॉजिकल मतलब उसको आखिरकार बच्चे को क्या रहना है, समाज में रहना है, तो उसके अंदर सोशलिटी होनी चाहिए, उसके अंदर मोरल, ठीक है, सोशल वैल्यूज़ को उसके अंदर डालना, एक्टिविटीज़ डालना कि बच्चा ग्रुप में काम करे, दूसरों की फीलिंग्स को समझे, ये सब आएगा। और फिलोसफिकल बेसिस भी होने चाहिए। फिलोसफी में कि फिलोसफी की 4 चीज़ें होती हैं जो हम बाद में पढ़ेंगे डिटेल में। अब ज्ञान की हर शाखा से, चारों शाखाओं से हमें, ब्रांचेस से हमें क्या लेनी है, वो चीज़ें लेनी है, बच्चों के अंदर मोरल वैल्यूज़ डालनी है, अलग अलग तरीके से डालनी है। तो अब जैसे आइडलिज्म होता है, आइडलिज्म क्या कहता है कि आदर्श सिखाना, ठीक है, कि जो टीचर है वही सब कुछ है, हमें गुरु को भगवान मानना चाहिए, जैसा वो बता रहा है वैसा ही काम करना चाहिए, उसके रूल्स को फॉलो करना चाहिए। अब नेचुरलिज्म वाले क्या होते हैं, वो बोलते हैं कि बच्चे को नेचर में रह के पढ़ाओ, उसे सीखने दो, उसे पहले खुद करके सीखने दो, कि जैसे अगर वो पेड़ पे चढ़ रहा है तो उसे पेड़ पे चढ़ने दो, अगर वो गिर जाएगा तो अगली बार नहीं करेगा। तो नेचर से रिलेटेड करते हैं। और प्रैग्मेटिज्म क्या है, वो सोशलिज्म के ऊपर में बात करते हैं कि हमें सोसाइटी के बारे में करना है, बच्चों को सोसाइटी में लेकर काम कराना है,
और रियलिज्म होता है जो साइंस और जो मैथमेटिक्स के जो प्रूव्ड रूल्स हैं उनके ऊपर जो डिस्कशन कहते हैं कि ये चीज़ें आपको करिकुलम में लानी चाहिए। तो ये सारे जो हैं ये हमारी चीज़ें करिकुलम में हर चीज़ से कुछ कुछ एडिशन किया जाता है कि जो भी करिकुलम सेट होगा उसमें ये सारी चीज़ें बेसिस बनाया जाएगा। अब हो जाता है हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे करें करिकुलम का, कि कैसे करिकुलम का ऑर्गेनाइजेशन होगा, कि विच टॉपिक की कौन सा टॉपिक है, कि हम कितने एक्सटेंट में कहाँ प्रेजेंट करें किसी भी बुक में, कितने कहाँ तक वो उस टॉपिक को प्रेजेंट करे, कितने एक्सटेंट तक करे, कि उसका ऑर्गेनाइजेशन करे करिकुलम का। वही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ करिकुलम होता है। तो सरल भाषा में हम समझें तो कि कोई टॉपिक से किस टॉपिक से कितना कंटेंट प्रेजेंट किया जाए एक क्लास के अंदर, वही ऑर्गेनाइजेशन तो करना है हमें। कि एक टॉपिक है उस टॉपिक को 5th क्लास में कितना डालना चाहिए बच्चों की एज के अकॉर्डिंग, माइंडसेट के अकॉर्डिंग, और वही टॉपिक हमें 12th क्लास में कैसे डालना चाहिए। तो दोनों का अलग अलग होगा ना, तो वो कितना एक्सटेंट में प्रेजेंट होगा, यही कौन कैसे उसका कैसे पता चलता है, हमें ऑर्गेनाइजेशन से ही पता चलता है जिसको हम करते हैं। जो इसकी अप्रोचेस कह लो या मेथड कह लो, इसके 3 अप्रोच हैं। तो पहली अप्रोच है हमारी स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच कहते हैं कि किसी कंटेंट को हम प्रेजेंटेड इन द बुक्स ऑफ मोर देन 1 क्लासेस, जब कोई भी कंटेंट एक से ज़्यादा क्लास में हम उसको प्रेजेंट करते हैं तो वो होता है हमारी स्पाइरल अप्रोच। स्पाइरल अप्रोच मतलब सेम कंटेंट है, जैसे स्पाइरल बाइंडिंग होती है ना आपकी, कि एक से दूसरा जुड़ा हुआ होता है और होता वो पूरा का पूरा एक ही स्पाइरल है, ठीक है। जैसे तो अब जो है जैसे कि पोल्यूशन का टॉपिक है, पॉपुलेशन का टॉपिक है, ये सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो हर क्लास में होते हैं। जैसे हमने क्या किया कि 4th से स्टार्ट करेंगे चेन बनाना, 4th में कुछ पढ़ाया, फिर उसको लिंक करते 5th में पढ़ाएंगे, लेकिन 5th में 4th से लिंक होगा, फिर 6th में पढ़ाएंगे, 7th में पढ़ाएंगे। तो हर क्लास में हम पढ़ा रहे हैं सेम टॉपिक, लेकिन उसका लेवल हम बढ़ाते जा रहे हैं और उसको प्रीवियस नॉलेज से हम क्या करेंगे, उसकी जोड़ेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा, बच्चा जो है ना जब उस अपनी मैच्योरिटी के अंदर उस चीज़ को समझेगा और जब बार बार वही सेम चीज़ उसके सामने आएगी तो वो उस चीज़ का उसकी रिवीजन भी हो जाएगी और उसकी इम्पोर्टेंस भी समझेगा और उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने की कोशिश भी करेगा और उसे भूलेगा भी नहीं, ठीक है। एडवांटेज है कि चाइल्ड को कोई बर्डन फील नहीं होगा, क्योंकि उसे लगेगा अरे ये वाला टॉपिक तो मैंने पहले भी पढ़ा था, इसको आगे ही तो बढ़ाया है, तो उसको अच्छी, ठीक है। कंटेंट को हम पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इसमें चाइल्ड को कंटेंट जो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग पढ़ने का मौका मिलता है। चाइल्ड को बहुत इजी फील होता है, प्रीवियस नॉलेज से जुड़ा होता है कंटेंट, तो इजी वे में हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे चाइल्ड वाइडली ब्रॉडली और परफेक्टली जो कंटेंट है ना उसको बहुत अच्छी तरीके से समझ आता है। जैसे हम पोल्यूशन बोलते हैं, टाइप्स बताओ, हर कोई बता देगा, ये एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन, ये सारे हर कोई बता देता है पोल्यूशन क्या होता है। वो उनको बहुत इजी फील होता है और वो रिवीजन का चांस मिलता है। अब दूसरी अप्रोच है हमारी ट्रॉपिकल अप्रोच। जो ट्रॉपिकल अप्रोच है इसके अंदर कंटेंट जो है वो पूरी तरीके से फुल्ली और पूरा का पूरा कंटेंट एक बारी में प्रेजेंट कर दिया जाता है बुक में एक ही क्लास में। जैसे मान लो टॉपिक है हमारा विलेज पंचायत का, विलेज पंचायत का हमने पूरा टॉपिक क्या है, ग्राम पंचायत क्या होती है क्या नहीं होती है, हर चीज़ हमने डिटेल एक में डाल दी। अब जैसे हमने 8th क्लास में वो टॉपिक डाल दिया ना, हमने 7th क्लास में उसके बारे में कुछ पढ़ाया, और अब वो 8th क्लास का टॉपिक ना 9th में आएगा, ठीक है, कोई कंटिन्यूटी नहीं है, आज बढ़ा दिया। अब उसको पढ़ाने का फ़ायदा ये होगा कि बच्चे को एक टाइम पे सारा चांस मिल जाएगा कि एक ही बारी में कि क्या होता, पूरा टॉपिक उसकी क्लियरिटी हो जाएगी, उसमें बच्चे को ये एडवांटेज मिलेगा। लेकिन लिमिटेशन क्या है, बच्चे पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, लार्ज कंटेंट होगा, अगर पूरा टॉपिक हम एक बारी में सब कुछ ही पढ़ा रहे हैं तो उसको लर्निंग में डिफ़िकल्टी होगी और वो रिवीजन का उसको चांस नहीं मिलेगा, तो वो उसे भूल जाएगा। क्योंकि अभी आप देखो, आपने कोई चीज़ 7th 8th में कुछ पढ़ा था जो अगली क्लास में नहीं आया तो आपको भी याद नहीं होगा, आपको भी सब कुछ दोबारा से पढ़ना पड़ेगा, तो उसके अंदर क्या रिवीजन का चांस नहीं मिलता।
एक बच्चे भूल जाते हैं। तो ये सारी इसकी लिमिटेशन है। अब लास्ट अप्रोच आ जाती है, ये मेथड आ जाता है कोसेंट्रिक अप्रोच। कोसेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? इस अप्रोच में सीक्वेंस में सिंपल से कॉम्प्लेक्स मैनर में जो है कोई भी टॉपिक प्रेजेंट किया जाता है। इसके अंदर इसमें सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पहले मतलब एक से ज़्यादा क्लासेस में आ रहा है, लेकिन सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आ रहा है। जैसे मान लो कि पहले तो आप उस पोल्यूशन के टॉपिक को, स्पायरल में क्या था, उस पोल्यूशन के टॉपिक को अलग अलग क्लास में पढ़ रहे थे, उसको वाइडली पढ़ रहे थे। यहाँ पे सिंपल टू कॉम्प्लेक्स क्या है? पहले हमने काउंटिंग सिखानी है, अगले बार हमने क्या सिखाना है बच्चों को, क्या कहते हैं एडिशन सिखाया हमने, फिर सब्ट्रैक्शन सिखाया, फिर हमने मल्टीप्लाई करना सिखाया, फिर हमने डिवाइड करना सिखाया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम चीज़ों को सिंपल से कॉम्प्लेक्स मैनर में लेके जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होती है? कंसेंट्रिक अप्रोच होती है। इसके अंदर चाइल्ड ईजी होता है उसको लर्न करना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि सीधे से आप डिवाइड सिखा दोगे और सबसे आखिरी में एडिशन सिखा रहे हो, काउंटिंग सिखा रहे हो, ऐसा तो नहीं होता। तो सिंपल से कॉम्प्लेक्स में चीज़ों को लेके जाते हैं। इसमें कोई भी लर्निंग का गैप नहीं रहेगा, क्योंकि बच्चे को लर्निंग गैप नहीं रहेगा और बच्चे को हर कॉन्सेप्ट दूसरे से जुड़ा होगा, तो ईजीनेस होगी। तो ये एंड ऑफ द वीडियो है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? टाइप्स पढ़ेंगे करिकुलम के, कौन कौन से अलग अलग टाइप है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप ध्यान से पढ़िए, रिवाइज करिए। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।